थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, नोबल गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू नोबल मीन्स। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। नोबल गोल्स का मतलब है यहाँ पे महान कार्य या कोई आपका ग्रेट एम, टारगेट या सबसे अच्छा लक्ष्य। अचीव का मतलब आप जानते हो, हासिल करना। मीन्स का मतलब है जरिया या कोई साधन। अगर आप कोई महान कार्य या अपना सबसे अच्छा टारगेट या लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो वो केवल महान कार्य करके या सबसे अच्छे कार्य करके ही अचीव यानी कि हासिल किया जा सकता है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने तैयारी तो शुरू की है आईएएस की, और आप सिर्फ पढ़ रहे हो 1 या 2 घंटे 3 घंटे, तो ऐसे अचीव नहीं किया जा सकता। आईएएस देखो पूरे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। बहुत कठिन एग्जाम है भाई साहब ये। तो उसके लिए कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे कंटिन्यूसली तो आप इसे हासिल कर सकते हो, इतना कठिन भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज ये सब टॉपिक कवर करेंगे और डेट है हमारी 9 अगस्त 2021। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज कम ही टॉपिक हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ये बिल लेके आई है, जिससे पहले एक एक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, इसको अमेंड करेगा यह बिल, संशोधन करेगा इसमें ये बिल जो आया है। और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है हमारी, आप सबको पता है ये हिंदुस्तान है अपना। हिंदुस्तान के ऊपर ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है अपना, ये है लद्दाख वाला पार्ट, यूनियन टेरिटरी। जो लद्दाख वाले पार्ट में ये एक यूनिवर्सिटी बनाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम होगा सिंधु यूनिवर्सिटी। तो आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी हो या यूनियन यूनिवर्सिटी बनानी हो तो कैसे बनती है। पार्लियामेंट में एक्ट पास कराना पड़ता है, यानी कि बिल लेके आएंगे। अगर वो बिल पास हो जाता है राज्यसभा से, लोकसभा से, और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट, कानून, और फिर यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनियन यूनिवर्सिटी होती हैं वो किसके अंडर काम करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके अंडर ये काम करती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल लो या यूनियन यूनिवर्सिटी बोल लो। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कैटेगरी में यानी कि गेम्स में, स्पोर्ट्स में, खेलों में सबसे बड़ा ये अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम रहेगा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये पुरस्कार दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कोई स्पोर्ट्स मैन होता है उसको, जो सबसे अच्छा खेल में प्रदर्शन करता है। ये लगभग हर साल दिया जाता है किसी न किसी खिलाड़ी को। और मेजर ध्यानचंद कौन थे ये हमारे लिए जानना जरूरी है। मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, ये हॉकी खेलते थे। हॉकी का विजार्ड बोला जाता है इन्हें, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, हॉकी के जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। ये है मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी खेलते थे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इनका जन्मदिन होता है, बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को, और इसी दिन ही हमारे इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इन्होंने अपने जीवन काल में अराउंड 400 गोल किए थे हॉकी में, 400 गोल। और इसी दिन जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिए जाते हैं, जो खेलों के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं ना, अवार्ड उसी दिन दिए जाते हैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और इन्होंने 400 गोल तो किए। और इंडिया की टीम, जब ये इंडिया की टीम में थे तो 3 बार गोल्ड मेडल जीत के लेके आए, 3 बार गोल्ड मेडल जिता के लेके आए अपनी टीम को, 1928 में, 32 में और 36 में। तो ये आज़ादी से पहले खेला करते थे, 3 बार गोल्ड मेडल जिताया इंडिया को। तो खेल रत्न अवार्ड के लिए खिलाड़ियों को सिलेक्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मंत्रालय, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस खिलाड़ी की होती है उनको ये चूज किया जाता है और उन्हें दिया जाता है। मतलब पिछले 4 साल में उनका प्रदर्शन देखा जाता है। अगर खेल रत्न अवार्ड देना है तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसको दिया जाता है, 4 साल के, पिछले 4 साल की उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है तब उसे दिया जाता है। तो यही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हजबुल्ला। हजबुल्ला देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है, ऐसे एक पार्टी है। कहाँ पे है? ये लेबनान में है, लेबनान में। लेबनान आपको पता है कहाँ पे है? लेबनान देखो एक कंट्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इस मैप में शायद मेंशन नहीं है ये लेबनान। जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये इसराइल के नॉर्दर्न साइड में है और सीरिया के साइड में।
ये वाली साइड अब हम बड़ी करके देखेंगे, ये वाली साइड यहाँ पे ये है एशिया का ही पार्ट है ये देखो ये वाला मैप देखो, यहाँ पे है सीरिया, ये सीरिया, और सीरिया के साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। तो ये लेबनान कंट्री में ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इधर देखो ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का इजराइल है, ये वाला पिंक कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको 18 नंबर के साइड में, 18 नंबर के साइड में। और ये सीरिया, सीरिया के साइड में यहाँ पे है, यानी कि इसका मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगता है लेबनान का। तो ये वाली जो हजबुल्ला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हजबुल्ला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे लेबनान कंट्री में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। शिया इस्लामिस्ट का मतलब है जैसे हर एक धर्म में 2 या 3 या 4 उससे ज़्यादा ग्रुप होते हैं। जैसे महात्मा बुद्धिज्म ने बौद्ध धर्म एस्टेब्लिश किया था, तो बुद्ध धर्म 2 कैटेगरी में बट गया, महायान और हिनायन। ऐसे मुस्लिम कैटेगरी में भी 2 सेक्ट हैं, मुस्लिम जो धर्म है उसमें 2 सेक्ट हैं, एक तो शिया और एक है सुन्नी। तो सुन्नी मुस्लिम होते हैं एक, और शिया मुस्लिम। तो ये शिया मुस्लिम है यहाँ पे लेबनान में। तो शिया मुस्लिम है, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बना रखी है। और जो ईरान है, ईरान कहाँ पे, ये ईरान देखो, ये वाला वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वाला ईरान दिखाई दे रहा होगा आपको, पेन चेंज कर लेते हैं, ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान ईरान। तो ईरान में भी जो ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं मुस्लिम के, वो शिया कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये ईरान ने इसको सपोर्ट किया और यहाँ पे हजबुल्ला एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई शिया मुस्लिमों ने मिलके। तो ये ईरान को सहायता करती है और ईरान इसकी सहायता करता है। 1980s में बनाई है ये हजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी न्यूज़ में थी, बस ये जान लिया, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता यूपीएससी हजबुल्ला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो ये पोर्शन देखा था ना हमने, ये वाला पोर्शन, ये आपको पता होना चाहिए। इससे देखो कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन पूछा है पिछले, आप 15-20 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे, लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस वाले मैप से। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इजराइल, लेबनान, सीरिया और ये आपका इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं, और ये टर्की। तो ये कौन कौन सी कंट्री इससे बॉर्डर लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना पानी महा। महा का मतलब महीना होता है, यानी कि जो मंथ आता है, और पानी का मतलब वाटर। यूनियन टेरिटरी लद्दाख है जो हमारी यूनियन टेरिटरी, उसने एक कैंपेन चलाया है, 1 महीने का कैंपेन, यानी कि अभियान पानी माह, वाटर मंथ। किस लिए चलाया है? जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया था ना इंडिया ने, कब किया था? 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया था जल जीवन मिशन। इसका टारगेट था कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, यानी कि 2024 में, तो 2024 तक इसका टारगेट है हर एक घर में पीने का पानी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, यानी कि हर घर नल से जल, ऐसा इसका कुछ वो है कैंपेन का, इसका स्लोगन है इस अभियान का, जल जीवन मिशन का। तो इस जल जीवन मिशन के अंदर ही पानी महा चलाया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने। लद्दाख ने किस लिए चलाया है? क्योंकि वहाँ पे हर एक विलेज में, गांव में पीने का पानी पहुँचाया जाए, क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस बताई जाए लोगों को। ये कैंपेन क्या है, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे चलाया जाएगा 2 फेसेस में। इस कैंपेन में 3 प्रोंग्ड अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ 3 तरीके की अप्रोच इसमें अप्लाई की जाएंगी। पहला तो ध्यान दिया जाएगा वाटर की क्वालिटी पे, वाटर की क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि पीने के लिए पानी सही है या नहीं है। दूसरी में प्लानिंग करेंगे कि वाटर को सप्लाई कैसे किया जाए घरों तक। नेक्स्ट फिर सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ पानी सभा इन विलेज, हर एक गांव में पानी सभा होगी जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि भाई कौन से घर में विलेज में पानी नहीं है, कौन से विलेज के कौन से घर में हाउस होल्ड में पानी नहीं है, तो वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा। तो बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हो ये वाला लेक्चर। वहाँ से नहीं देखना आपको तो लक्ष्मीकांत उठाओ, लक्ष्मीकांत में से पढ़ लो इसे। यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, कांग्रेस लीडर हैं, वो चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ये अभी चेयरमैन है इसके। इन्होंने श्रीनगर, कारगिल, लेह और द्रास, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जगह आती हैं सारी, यहाँ पे 4 दिन का टूर किया इन्होंने, 4 दिन का टूर। इशू क्या है, क्यों गए ये टूर करने? कैग ने एक रिपोर्ट दी थी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है जो हमारा, जिसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 2019 की। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, जो आर्मी पर्सनल रहते हैं, यानी कि आर्मी के जो सैनिक हैं, उनके लिए ना तो हाई एल्टीट्यूड क्लॉथिंग है।
हाई एल्टीट्यूड क्लॉथिंग का मतलब है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, जब हाई ऊंचाई पे यानी कि ऊंचा है पहाड़, यहाँ पे लगभग समुद्र तल से 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचाई पे लगभग ये पहाड़ है जो हिमालय का, लद्दाख में। लद्दाख तो आपको पता ही है कहाँ पे है, हमारा हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान का जो सर है भाई साहब, ये हमारा लद्दाख है यहाँ पे, और ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे जो सैनिक रहते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे उनके पास देखो हाई एल्टीट्यूड क्लॉथिंग नहीं है, यानी कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इस हिसाब से ठंड के हिसाब से उनके कपड़े नहीं हैं, उन्हें वहाँ पे ठंड से जूझना पड़ता है, ऐसे गर्म कपड़े उनके पास उपलब्ध नहीं है, ना ही इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं, ना ही राशन पहुँचता है। कई मतलब बहुत बार ये न्यूज़ में आया है और लीक हुई थी कि आर्मी पर्सनल को अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता, तो राशन और हाउसिंग भी उनके लिए अच्छी नहीं है। तो इसका ये मुआवजा करने मतलब एक तरह से देखने गए इनका कि यहाँ पे ये सही में जो कैग ने रिपोर्ट दी थी वो सही में सैनिकों के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध हैं या नहीं है, इसलिए रिपोर्ट में मतलब ये न्यूज़ में आई। इस रिपोर्ट के जरिए ये कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसे हम पढ़ रहे हैं, कैग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पॉइंट आउट किया था कि जो भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं इनमें डिले किया जाता है, बहुत देरी से प्रोवाइड की जाती हैं, और उनकी जैसे असेंशियल क्लोथिंग और इक्विपमेंट उनकी शॉर्टेज है, कमी है यहाँ पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी है क्या। पब्लिक अकाउंट कमेटी देखो लगभग हर साल बनाई जाती है, एवरी ईयर फॉर्म की जाती है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है मतलब इसमें जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते, 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से इसमें इलेक्ट किए जाते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं इसमें, और टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है मेंबर की, जो भी इसका मेंबर होता है उसकी 1 साल की टर्म होती है, 1 साल के लिए इसका सदस्य बनते हैं इस कमेटी का। देखो इस कमेटी का चेयरमैन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर वो अपॉइंट करते हैं, वो नियुक्त करते हैं। और 1967 से एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट की हमारे इंडिया में कि जो इसका चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो इसका अध्यक्ष बनेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो भी अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा या अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर होगा उसे इसका अध्यक्ष बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। जो इसका चीफ फंक्शन है वो यही है, इसका मेन जो काम दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ये कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। जो कैग रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा कितना कहाँ पे गया, कहाँ पे खर्च हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रिवेन्यू हुआ, कितना कमाया, ये सब ऑडिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की कैग, और कैग की रिपोर्ट को ही एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। समझ गए। इसकी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, मतलब इसके कुछ दायरे हैं फिक्स जिन पे काम कर सकती है। जैसे इट कैन नॉट इंटरवीन इन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, इंटरवीन का मतलब इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, ये जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम योजना पॉलिसी बना रही है उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और ये केवल और केवल जब खर्चा हो जाता है ना उसके बाद ये सिर्फ एग्जामिन करती है। तो खर्चा होने से पहले या इसे खर्चे पे कितनी लिमिट लगानी है ये कोई पावर नहीं है पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, इसके पास कोई पावर नहीं है कि ये खर्चे को लिमिट कर सके कि गवर्नमेंट को इतना खर्चा करना है, नहीं। गवर्नमेंट ने जब खर्चा कर दिया है उसके बाद ये बस एग्जामिन करती है कि कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब कुछ करती है। और ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डे टू डे काम होता है गवर्नमेंट का, उसमें भी इंटरवीन यानी कि हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी इसकी रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करती है गवर्नमेंट को देती है ये, वो केवल और केवल एडवाइजरी होती है, यानी कि सिर्फ सलाह दे सकती है। इसकी जो सलाह है वो मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। तो इसकी जो सलाह है ओनली रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट ये जो इसका पावर है वो क्या है, जो भी डिपार्टमेंट मान लो एक्सपेंडिचर करता है, कोई भी खर्चा करता है, इसकी पावर ये नहीं है कि उसको मना कर दे डिपार्टमेंट को, सिर्फ ये एग्जामिन कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन क्या है इसका जो डिसीजन मान लो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, कोई भी आदेश नहीं दे सकती गवर्नमेंट को, लेकिन जो पार्लियामेंट क्या है फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट को लेना होता है। तो इसने जो भी मान लो डिसीजन लिया पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, वो केवल इसकी फाइंडिंग्स को पार्लियामेंट देखता है और पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि हमें फाइनल डिसीजन क्या लेना है। तो फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का ही होता है, ये सिर्फ देखती है कि हाँ कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ। सबसे पहले जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई थी, आज़ादी से पहले बनाई गई थी 1921 में, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था एक,
आपने सबने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा होगा और पॉलिटी की बुक में भी लक्ष्मीकांत में सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और हमने पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो इस चैनल पे बनी हुई है उसमें भी अलग से स्पेशल लेक्चर है 4-5 मिनट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं उसको, रिफॉर्म एक्ट। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो या लक्ष्मीकांत से एक बार रिवाइज कर लेना। वो जब ये एक्ट आया था 1919 में, इसके तहत ही 1921 में सबसे पहले ये कमेटी बनाई गई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यही टॉपिक थे आज के। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये बहुत बार न्यूज में था, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी सहायता करता है ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन का ऐसा मतलब है कि बिचौलिया, एक तरह से बीच बचाव कराना, कंप्रोमाइज कराना, कोई भी झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए किसी पार्टी के बीच में, कंपनी या गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको सुलझाना इसका काम होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और सहायता करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। नेक्स्ट है जो इसका डिसीजन है वो नॉन बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है। जो भी मान लो इसके मेंबर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, एक कोर्ट है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे मान लो किसी कंपनी, कोई कंपनी खोली है मान लो इंडिया में, फॉरेन कंपनी, उसे इंडिया में किसी कोर्ट में अपना केस नहीं चलाना, कोई केस चल रहा है उस पर, तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपना केस लेके जा सकती है, वहाँ पे केस ये बताएगी और ये डिसीजन देंगे उसके रिगार्डिंग। तो ये जो इसका डिसीजन है बाइंडिंग नहीं होता, क्या आपको बताना करेक्ट। 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है क्योंकि इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, जो भी इसके मेंबर होते हैं उन पे, जो भी सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है, तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी इनमें से कौन कौन सी हैं। देखो यूनाइटेड नेशन आप सबको पता है 6 ऑर्गन है इसके, और कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं, वो कौन सी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कौन सी स्पेशलाइज एजेंसी है, 1 2 1 2 3 1 2 4 या ऑल ऑफ द अबव। देखो ये तीसरा स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये जो हमारा ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन का, एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये क्या है, सब्सिडायरी ऑर्गन है इसका। ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, अंग है एक, 6 अंगों में से एक यूएनजीए अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसी का सब्सिडायरी ऑर्गन है ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। बाकी के 3 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो ब्लैक कार्बन है ये कंपोनेंट है जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी तरह ही होता है, और ये जब भी मान लो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का, मान लो लकड़ी जलाई और उस वो क्या है इनकम्प्लीट, यानी कि पूरी तरह से लकड़ी जलती नहीं ना, कोयला बच जाता है उसमें से। जैसे गैस है, गैस पूरी तरह से जल जाती है, जो आप घरों में खाना बनाते हो गैस से, उसमें कोई कोयला राख वगैरह कुछ अवशेष बचता है, रेजिड्यू वगैरह कुछ नहीं बचता, लेकिन फॉसिल फ्यूल में बचता है, या बायोफ्यूल हो गया या बायोमास, जिनमें से इनकम्प्लीट कंबशन होगा यानी कि पूरी तरह से नहीं जलेगा, उससे निकलता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या है, एल्बिडो को जमा हो जाता है जब ये स्नो या आइस पे, बर्फ में जब जम जाता है ब्लैक कार्बन तो इंक्रीज कर देता है एल्बिडो को। एल्बिडो होता है जब भी मान लो बर्फ है, आइस है, स्नो है, इस पे लाइट पड़ती है सन की, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है पूरी लाइट को, लगभग पूरी लाइट जो पड़ती है ना, जितनी भी यहाँ पे सन की किरण आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। क्योंकि अगर ये हीट एब्जॉर्व कर ले तो ये पिघल जाएगी ना, तो ये बर्फ़ रिफ्लेक्ट कर देती है, तभी तो ये बर्फ़ बनी रहती है, वरना अगर हीट को एब्जॉर्व कर ले तो ये पिघल जाएगा। तो स्नो क्या होती है, पूरी हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये एल्बिडो क्या बढ़ा देता है जब ब्लैक कार्बन इस आइस पे जम जाएगा, ब्लैक कार्बन यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन सॉइल में जब ये मिलके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आपको बताना है कौन सा सही है। सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब है भूमि को उपजाऊ बनाता है, अगर मिट्टी में मिलता है तो ब्लैक कार्बन। 1 2 1 3 2 3 या 1 ओनली। देखो 2 बिल्कुल गलत है, 1 3 सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि ये ब्लैक कार्बन जब स्नो पे जम जाता है तो ब्लैक कार्बन तो भाई साहब सन की रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। जब ये सोख लेगा तो हीट बढ़ेगी तो बर्फ़ को पिघलाएगा, तो ये एल्बिडो इंक्रीज नहीं करता बल्कि रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो सन का रिफ्लेक्शन हो रहा था, सन की रेज आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी, तो वो वापस इतनी नहीं जा पाएगी जितनी पहले जा रही थी, वो एब्जॉर्व कर लेगा ब्लैक कार्बन, यानी कि रिड्यूस करता है ये एल्बिडो को, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोटेम स्पीकर के रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। पहला कह रहा है कि आर्टिकल 180 क्लाउज 1 हमारे संविधान में ये कहता है कि गवर्नर को पावर है वो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। जो पावर है स्पीकर प्रोटेम की, यानी कि प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम बोल लो,
ये जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का अध्यक्ष या फिर विधानसभा का अध्यक्ष स्टेट लेवल पे, उसके बराबर नहीं होती इसकी पावर, आर नॉट को एग्जिस्टेंस विद पावर ऑफ इलेक्टेड स्पीकर। आपको बताना इनकरेक्ट। देखो दूसरा इनकरेक्ट है, गलत बताना हमें, क्योंकि इसकी पावर स्पीकर के बराबर ही होती है और हमने प्रोटेम स्पीकर के लिए अच्छे से पढ़ा हुआ है और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या लक्ष्मीकांत में से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है कि 2 इनकरेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन नेसेसरली सर्व, आपको बताना है किसी राष्ट्र का संविधान में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं कि उसके संविधान में ये होती हैं। फर्स्ट कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं, राष्ट्र में जो इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, उनके बीच में सहयोग स्थापित करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये स्पेसिफाई करता है कि सोसाइटी में कितनी पावर किसके पास रहेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहेगी, ये संविधान बताता है हमें। नेक्स्ट कह रहा है कि ये गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और सिटीजन पे कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन या कौन कौन सी रोक लगाएगी नागरिकों पे, ये संविधान बताता है। नेक्स्ट कहता है ये अलाउ करता है लोगों को, ये ऑटोक्रेसी को बैन करता है, प्रतिबंध करता है संविधान, और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है संविधान। तो आपको बताना है संविधान में कौन कौन सी चीज़ जरूरी होती है, हमारे देश का ही नहीं, कोई किसी भी देश का संविधान हो सकता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन लिखा है। किसी भी राष्ट्र के संविधान में कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं ये बताना, क्या कौन सी जरूरी चीज़ें होती हैं जिनका लक्ष्य होता है। आपको बताना 1 to 4 या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर आपको 1 to 3 या 1 3 4। देखो जो 4th नंबर का ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ये टारगेट नहीं होता, क्योंकि देखो बहुत से मिडल ईस्ट के ऐसे नेशन हैं, जैसे मान लो सऊदी अरब हो गया या कोई और नेशन हो गया, उनमें अभी भी ऑटोक्रेसी है, राजा बनता है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और लेकिन वहाँ पे भी संविधान रहता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका मतलब संविधान का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, कोई संविधान में ऑटोक्रेसी भी हो सकती है तब भी संविधान हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी तभी संविधान होगा। तो बाकी के बिल्कुल ठीक है, संविधान का पर्पज ये तीनों हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 1 to 3। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।